नमस्कार दोस्तों, समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारे आर्टिकल नंबर 38 कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हमारे डीपीएसपी में आते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम आते हैं। आज हम आर्टिकल नंबर 39 को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम डीपली यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर जो 39 है हमारा, उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी कि राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय कुछ तत्व हैं, उनको क्या करेगा? अनुसरणीय करना पड़ेगा। चलिए हम उसके जो पॉइंट हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर पहले नंबर का जो पॉइंट है वो क्या कहता है, उसको सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। का नंबर का क्या है? सभी नागरिकों को, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिला हों, यानी कि चाहे वे पुरुष हों चाहे वे महिला हों, कोई भी यानी भारत का कोई भी नागरिक आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार होगा। यानी कि भारत के जितने भी आजीविका के साधन है, जितने भी नौकरी है, वेजेज है, जो भी साधन है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, इन दोनों का पूरी तरह अधिकार होगा। और वो अधिकार कौन दिलवाएगा? हमारा आर्टिकल नंबर 39 दिलवाएगा। आर्टिकल नंबर 39 दिलवाएगा इन दोनों लोगों को, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को दिलवाएगा, उन सभी को दिलवाएगा आर्टिकल नंबर 39। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? राज्य की बनती है, राज्य की बनती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसका हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर हमारा क्या कहता है? समुदाय के भौतिक संसाधन, यानी कि भारत के जितने भी भौतिक संसाधन है का स्वामित्व और नियंत्रण, यानी कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप साधन हो। यानी कि भौतिक संसाधन इस तरह बटे होना चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास उसके भौतिक संसाधनों का केंद्र नहीं होना चाहिए, यानी उनका बंटवारा सर्वोत्तम रूप से सभी समाज यानी सभी समुदायों में पर्टिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा हो और किसी के पास कम हो। ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भौतिक जो संसाधन है उन सभी को समान रूप से सभी समुदाय के बीच में उनका बंटवारा होना चाहिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? आर्थिक व्यवस्था, जो हमारे भारत देश की आर्थिक व्यवस्था है इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। यानी कि धन मान लीजिए किसी के पास कुछ ज़्यादा धन है, तो इसका मतलब ये नहीं है जितना भी अनाज वगैरह है, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान है, बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड है, वो अपने पास उसको परचेज कर रख ले और धीरे धीरे मार्केट में उसे वो सेल करे। ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसको उस पर पनिशमेंट दिलवाए या उसके लिए कानून बनाए। तो कहने का यहाँ पर मीन्स है राज्य के जो भी आर्थिक व्यवस्था, यानी कि धन आर्थिक व्यवस्था जो इस चलाने की जो सिस्टम है उसका राज्य का उसका पूरी तरह उस पर नियंत्रण होना चाहिए। यह हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या कहता है हमारा? चौथा हमारा जो पॉइंट है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरुषों और महिलाओं को, यानी कि मेल और फीमेल को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यानी कि महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन देना राज्य की जिम्मेदारी में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर टीचर की पोस्ट पे अपॉइंटेड है एज ए प्राइमरी में, तो
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पर्टिकुलर अगर उसे 7,000 रुपये या 10,000 रुपये पेमेंट मिलता है तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए, दोनों को बराबर मिलना चाहिए, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। क्या करेक्शन है, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। पहले नंबर का क्या कहता है, नियुक्ति की प्रक्रिया समान हो, यानी कि समान कार्य समान वेतन के जब भी रूल लागू होंगे जब नियुक्ति की प्रक्रिया समान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, योग्यता समान हो, यानी कि जो भी योग्यता दी गई है जिस पोस्ट के लिए उसकी योग्यता समान होना चाहिए, यह भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और तीसरा नंबर, कैडर समान हो। कैडर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है आईएएस है, आईपीएस है, ये सभी क्या कैडर है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, यानी कि उस कैडर है ना बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस है और उन्हीं से कोई मान लो एसडीएम है, एसडीएम है, तो क्या कैडर समान हो गया, नहीं समान हुआ। तो उनका जो पेमेंट है उसमें बोथ आर डिफरेंस जरूर होगा, बोथ आर डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, ये हमारा चौथे नंबर का पॉइंट है। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर का जो हमारा पॉइंट है क्या कहता है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, यानी कि जो भी महिला है चाहे पुरुष हो चाहे बालक हो, उनके किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति या कोई समुदाय या कोई भी XYZ वो इन तीनों लोगों का किसी भी तरह से दुरुपयोग ना कर पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल दुरुपयोग का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह है, यहाँ पर बालकों का उपयोग करना वर्जित है, इसके लिए भारत सरकार ने कानून भी बना रखा है। लेकिन क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पुरुष है, पुरुष के लिए 8 से लेकर 8 घंटे मिनिमम है। अब उससे कंटिन्यू आप 12 घंटे काम करा रहे हैं, कंटिन्यू आप 12 घंटे काम करा रहे हैं, तो ये भी उसका क्या है, कहीं ना कहीं शोषण है। महिला है उसका भी इसी तरह आप यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है। इससे रक्षा कौन करेगा, राज्य की जिम्मेदारी यहाँ पर आ जाती है। राज्य इसके लिए कानून बनाएगा और इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं उनको कहीं ना कहीं दंडित करेगा या फिर उनको रोकने का पूरी तरह प्रयास किया जाएगा। और आगे क्या है, आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति का अनुकूल ना हो, यानी कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा विवश ना होना पड़े जो आर्थिक जोखिम में जाना उन्हें व्यवस्था पर निर्भर हो जाए या मजबूर हो जाए। तो यानी कि रोजगार की जो व्यवस्था है सरकार को कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, जो कि जो नागरिक हैं मजबूरी में कहीं जाकर ऐसा कार्य ना करें, उनको रोकने की पूरी तरह व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी, राज्य को करनी पड़ेगी। ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट देखते हैं। छठवां पॉइंट हमारा क्या कहता है, बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्र और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाए, यानी कि बच्चों को उनका जो बचपन है उनको सही तरीके से जीने की व्यवस्था की जाए और उनका स्वास्थ्य भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह आप बच्चे अगर मान लीजिए उनको कुछ उनकी आर्थिक स्थिति या उसके परिवार की स्थिति खराब है तो आप उसका मिसयूज करके या फिर थोड़ा सा पैसा देकर उसका जो भी काम है वो करवा लिया और भगा दिया, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों के जो स्वास्थ्य है उनकी देखभाल की रक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा, यानी कि राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। और यहाँ पर क्या, तथा बचपन और युवा अवस्था को शोषण तथा नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, यानी कि उनकी जो युवा अवस्था है और उनको क्या है, शोषण से मुक्त, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह से कोई शोषण ना किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे से जो 14 साल से नीचे है उसका या किसी मेडिकल स्टोर पे काम करा लिया या किसी
मान लीजिए होटल वगैरह हम काम करा लिया और लास्ट में उसको भगा दिया 100-200 रुपए देके, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस तरह के शोषण से बच्चे की किसी भी तरह आप उसकी रक्षा करें। लेकिन इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या किया गया, अब हमारे अनुच्छेद 39 के उद्देश्यों को यहां पर हम स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कुछ जितने भी आर्टिकल है उनके कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होते हैं। हमें जो मेन पॉइंट है उसको तो समझना ही है, साथ में हमें उनके उद्देश्य उनको भी समझने की बहुत जरूरत है। क्या है, कभी कभार क्या होता है कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम उसे को रिलेटेड करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका ये मीन्स यहाँ पर निकल रहा है। इसलिए मैं हमेशा जो मेरे आर्टिकल है, जो हमारे आर्टिकल की सीरीज है, उनमें उद्देश्य है, इंपॉर्टेंट है, इन सभी को मेंशन करते हुए मैं चलता हूँ। चलिए हम आर्टिकल 39 का उद्देश्य यहाँ पर समझते हैं। पहला उद्देश्य है समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि जो भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उनको समान अवसर उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, कहीं पर भी हो, आपको समान अवसर दिलवाना राज्य की जिम्मेदारी में आता है। पुरुष और महिलाओं दोनों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना यह आर्थिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास है। यानी कि महिला हो चाहे पुरुष हो, समान रूप से आजीविका के लिए समान उपलब्ध अवसर कराना ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इससे क्या होगा, जो महिला हो चाहे पुरुष हो उसकी आर्थिक स्थिति है कहीं ना कहीं उसमें सुधार होगा, और जब सुधार होगा तो अपना जो महिला हो चाहे पुरुष हो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलेगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी में ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। ये आर्टिकल नंबर 39 का उद्देश्य नंबर 1 हो गया। अब दूसरा हम यहाँ देखते हैं। दूसरा आर्टिकल नंबर 39 का दूसरा उद्देश्य क्या कहता है, आर्थिक शोषण को रोकना। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर शोषण होता है तो आर्टिकल नंबर 39 उसे रोकता है। अब कैसे रोकेगा, यह सुनिश्चित करना कि धन और उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों या वर्गों के हाथों में केंद्रित ना हो। यानी कि जो आर्थिक संसाधन है, जो आय की जो स्रोत है, वो किसी भी व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्तियों या वर्गों के हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आर्थिक शोषण की स्थिति ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली उपलब्ध हो जाती है, जो कि जिससे क्या होता है व्यक्ति शोषण का शिकार हो जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना है। यानी कि इसका उद्देश्य ये भी होता है कि जो आर्थिक देश में असमानता है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाएगी। जब सभी व्यक्तियों के पास सभी संसाधन उपलब्ध होंगे तो कोई भी व्यक्ति चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या कोई भी वर्ग हो, तो किसी भी विशेष वर्ग का शोषण यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यानी कि ये हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति का आर्थिक शोषण रोकना। तीसरा पॉइंट यहां पर हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। हम पहले भी इसको समझ चुके, जो महिला हो चाहे पुरुष हो समान कार्य अगर कर रहे हैं तो उनको समान रूप से वेतन दिया जाए। क्यों दिया जाए, क्योंकि अगर भेदभाव, अगर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं देते तो महिला हो चाहे पुरुष हो उसमें कहीं ना कहीं आप भेदभाव कर रहे हैं, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 39 नहीं चाहता है, हमारा संविधान भी नहीं चाहता है। यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर समान पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं यानी कि आपको समान वेतन देना ही पड़ेगा। उसके लिए समान कैडर भी, यानी समान कैडर और समान योग्यता भी होनी चाहिए। ये भी साथ में इंक्लूड रहता है। यानी कि ये हमारा तीसरा नंबर का उद्देश्य हो गया। अब हमारा चौथा नंबर का उद्देश्य क्या कहता है, श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण। यानी कि जो श्रमिक व्यक्ति है उसका संरक्षण होना चाहिए, साथ में बच्चे उनके हैं तो उनका भी संरक्षण की बात की गई है।
श्रमिकों को उचित कार्य परिस्थितियां और जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना, यानी कि श्रमिकों के लिए उस जो भी कार्य कर रहे हैं उनको पर्याप्त स्थिति यानी कि कम से कम उनको इतना पैसा यानी कि मनी का फॉर्म इतना मिलना चाहिए जिससे क्या वो जीवन जी सके। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है मिनिमम वेजेज की बात यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि क्या कर सके सुनिश्चित, यानी कि वो क्या कह सकते हैं यहाँ पर मिनिमम वेजेज और पर्याप्त के साधन भी। मिनिमम वेजेज तो मिलना ही चाहिए और पर्याप्त के साधन भी मिलना चाहिए उन्हें। और यहाँ पर क्या बात की जा रही है, बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना तथा उनके स्वास्थ्य विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, यानी कि बच्चों का किसी भी तरह से शोषण नहीं होना चाहिए। अगर उनकी शोषण किसी भी तरह से होता है तो उनके शोषण को राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उसे रोकना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, यानी कि उनकी किसी भी तरह से उनकी ग्रोथ है उसको भी नहीं आप किसी भी तरह रोक नहीं सकते। और स्वास्थ्य की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि राज्य की जो जिम्मेदारी बनती है कि जो भी बच्चे, भारत के जितने भी बच्चे, उनके स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करना, यानी कि उनको इन्वायरमेंटल अच्छा देना राज्य की जिम्मेदारी में आता है। ये कौन सा हमारा चौथा पॉइंट हो गया, संरक्षण। यानी कि हमारा ये चौथा पॉइंट है, राज्य की ये जिम्मेदारी होती है बच्चों और श्रमिकों को किसी भी तरह उनका शोषण ना होने पाए और उनको संरक्षण देना राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब हमारा उद्देश्य में पांचवा पॉइंट कहता है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये हमारा पांचवा पॉइंट है। समाज के कमजोर वर्ग, यहां पर ये ध्यान रखना समाज के कमजोर वर्ग शब्द यूज हुआ है, यानी कि किसी भी समाज का व्यक्ति हुआ अगर वो कमजोर वर्ग की कैटेगरी में आता है, जैसे महिलाएं, यहां पर एग्जाम्पल भी साथ में दिया है, जैसे महिलाएं, बच्चों और मजदूरों की भलाई के लिए नीति लागू करना। यानी कि जो सामाजिक न्याय की यहां पर बात की गई, उसमें समाज के कमजोर वर्ग, महिलाएं और बच्चे और मजदूर, वो सभी यहां पर शामिल किए गए। उनकी भलाई के लिए, यानी कि उनकी प्रोग्रेस के लिए राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जिससे क्या है कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था उनका दुरुपयोग ना कर सके, तभी एक सामाजिक न्याय उनके लिए माना जाएगा। ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। अब छठवां पॉइंट है हमारा संतुलित आर्थिक विकास। यहां पर क्या कहा गया है, आर्थिक संसाधनों के उचित वितरण के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को विकास के लाभ प्रदान करना। यानी कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि समाज में जितने भी वर्ग निवास करते हैं उन सभी को उनका लाभ मिले, उन सभी को उसका लाभ मिले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे छत्तीसगढ़ साइट है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, यहाँ पर जो भी जैसे सिंगरौली साइट है, वहाँ पर जो भी हमारे खनिज पदार्थ निकलते हैं, उनसे जो निकला हुआ खनिज पदार्थ निकला हो, उनसे जो आय प्राप्त होगी समाज के सभी वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, समाज के सभी वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे क्या है जो भी विकास के कार्य होंगे वो सभी के लिए होंगे, पर्टिकुलर किसी समाज के लिए नहीं होंगे। यानी कि उसका जो लाभ है पर्टिकुलर सभी को मिलना चाहिए। इसी को हम संतुलित आर्थिक विकास का नाम कह सकते हैं। लास्ट में हमारा आर्टिकल नंबर 39 का कंक्लूजन है। जैसा कि हम सभी आर्टिकलों में करते हैं, यहाँ पर उसका निष्कर्ष या फिर उनका कंक्लूजन हम जरूर देते हैं, तो उसको भी यहाँ पर हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आर्टिकल नंबर 39 का कंक्लूजन या निष्कर्ष हमारा क्या कहता है,
अनुच्छेद 39 समाज के सभी वर्ग, यहां पर मैंने पहले भी कहा था, यहां पर मैंने पहले भी कहा था समाज के सभी वर्ग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, यानी कि समाज के सभी वर्गों की यहां बात की जाए कि समावेशी विकास और समानता पर जोर देता है। आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है, समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी के विकास और समानता पर जोर देता है। किसी भी तरह कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि राज्य ऐसी नीतियां अपनाए जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करता है और नागरिकों की गरिमा और समाज में सम्मान सुनिश्चित करे। यानी कि राज्य क्या करे, राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक और आर्थिक जो भी न्याय है उनको देने के लिए राज्य क्या करे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है वो विशेष रूप से ध्यान रखे कि सभी के लिए बनाने, पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बनाने, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के लिए इक्वल बनाने और सभी को समान रूप से न्याय देने की यहाँ पर बात की गई है। और उनको सभी को विकास भी, उन सभी का विकास भी करने की यहाँ पर बात की गई है। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 39 समझ में आया होगा और इसी से इस तरह ही आपको और भी आर्टिकल मिलते रहेंगे। और समक्ष एकेडमी को आप लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। आपको आर्टिकल और उनसे संबंधित जो भी क्वेरी जो आप कमेंट करके बता सकते हैं।